नमस्ते जी। अगला है पुल कार्ड। चूंकि क्रशर हाउस में कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से ही कोयला आता है और दूसरे कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से क्रशर हाउस से बाहर जाता है, तो कन्वेयर बेल्ट का आगमन और निकास तो रहता ही है। तो ऐसी स्थिति में ये जरूर देखना चाहिए कि आपके आसपास जो भी कन्वेयर बेल्ट है या क्रशर हाउस से जुड़ता हुआ जो भी कन्वेयर बेल्ट है उसमें पुल कार्ड लगे होने चाहिए। पुल कार्ड जो कि कन्वेयर सिस्टम को आपात स्थिति में रोकने के लिए काम आता है। जब भी कोई व्यक्ति मशीनों में फंसता हुआ दिखाई दे या फिर कोई असामान्य घटना होता हुआ दिखाई दे जिससे कि बड़ी क्षति हो सकती है और मशीन को रोकने से ही उस क्षति को कम किया जाना संभव है, तो फिर पुल कार्ड के माध्यम से कन्वेयर सिस्टम को तुरंत रोका जा सकता है। अगला है असामान्य आवाज। किसी भी प्रकार की आवाज में परिवर्तन होने पर जिससे पता चले कि कोई गड़बड़ी आरंभ हो चुकी है, ऐसी किसी आवाज के आने पर तुरंत ही कंट्रोल रूम को सूचित करें और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को सूचित करें। अगला है कम्युनिकेशन प्रणाली। कोई ना कोई कम्युनिकेशन प्रणाली वहां पर अवश्य होनी चाहिए ताकि कंट्रोल रूम के लोग वहां पर उपस्थित लोगों को बता सके कि हम मशीन को चालू कर रहे हैं या बंद कर रहे हैं, ताकि व्यक्ति अचानक मशीन चालू होने से हड़बड़ा करके गिर न जाए या फिर उसको किसी प्रकार का चोट न लग पाए। वैसे ही अगर कोई खराबी दिखाई देती है तो कंट्रोल रूम को सूचित करने के लिए भी वहां पर कोई ना कोई कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए जिसके माध्यम से कंट्रोल रूम से डायरेक्ट कनेक्ट हुआ जा सके। अगला है अकेले में काम ना करें। किसी भी वर्क प्लेस में कभी भी अकेले काम नहीं करना चाहिए। कम से कम 2 लोग अवश्य होने चाहिए और उनकी निगरानी करने के लिए सुपरवाइजर भी होना चाहिए, तभी वहां पर काम करना सुरक्षित होगा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अकेले काम करेगा और वह अगर मुसीबत में फंस गया तो फिर उसको बचाने वाला या फिर कंट्रोल रूम को सूचित करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा और छोटी घटना भी एक बड़ी दुर्घटना में परिवर्तित हो जाएगी। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए किसी भी व्यक्ति को वहां पर अकेले काम पर न लगाएं। अगला है डस्ट एक्सट्रैक्शन प्रणाली। चूंकि क्रशर हाउस में बहुत ज्यादा डस्ट होता है और वहां पर डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम भी लगा होता है जो कि वहां पर पैदा होने वाले डस्ट को खींच करके बाहर ले जाता है और वहां डस्ट की मात्रा नियंत्रित रहती है। तो इस प्रकार का डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम हमेशा संचालित अवस्था में होना चाहिए, इसका ध्यान रखा जाए और उसमें किसी प्रकार की समस्या आने पर वह या काम ठीक से न करने पर नियंत्रण कक्ष को और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को जरूर सूचित करें। अगला है सुरक्षा प्रशिक्षण या सेफ्टी ट्रेनिंग। कोई भी व्यक्ति क्रशर हाउस में नियोजित हो उससे पूर्व उसे सुरक्षा प्रशिक्षण या सेफ्टी ट्रेनिंग अवश्य दिया जाना चाहिए। बेसिक सुरक्षा नियमों के बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए, बेसिक अग्निशमक यंत्रों का इस्तेमाल कैसे करना है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और आपातकाल में किस किस प्रकार से बच सकते हैं इसके विषय में भी उसको ट्रेनिंग अवश्य होना चाहिए। इसके अलावा क्रशर हाउस की कार्य प्रणाली के विषय में पता होना चाहिए कि नॉर्मल वर्किंग क्या होता है और अब नॉर्मल वर्किंग क्या होता है और नॉर्मल वर्किंग कैसे किया जाता है और अब नॉर्मल जब हो तो किस प्रकार से एक्ट किया जाता है। इन सभी के विषय में ट्रेनिंग मिले उसके बाद ही किसी व्यक्ति को क्रशर हाउस में नियोजित किया जाए। अगला है परमिट पश्चात ही सुधार कार्य करें। किसी भी प्रकार का सुधार कार्य करने के लिए परमिट अवश्य लेना चाहिए। परमिट यानी कि कार्य करने के लिए इजाजत लेना, जो कि कंट्रोल रूम के माध्यम से ये परमिट दिया जाता है। जब परमिट अप्लाई करने के बाद सिस्टम को पूरी तरह आइसोलेट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिकली मैकेनिकली, उसके बाद ही परमिट कंट्रोल रूम के द्वारा दिया जाता है ताकि सुधार कार्य करने में लगे हुए लोगों को किसी भी प्रकार से दुर्घटना का सामना न करना पड़े, जो कि बिना परमिट के काम करने पर कई बार मशीनों को अचानक चला दिया जाता है। अगर बिना परमिट के सुधार कार्य शुरू कर दिया जाए और कंट्रोल रूम में शिफ्ट चेंज ओवर हो जाए, पहले शिफ्ट वालों को तो पता था कि यहाँ पर काम चल रहा है लेकिन दूसरे शिफ्ट वालों को ठीक से अगर कम्युनिकेट नहीं हो पाया तो फिर वह मशीन को चला देंगे और बड़ी घटनाएं हो सकती है। तो इस प्रकार की सिचुएशन से बचने के लिए प्रॉपर परमिट होना चाहिए और आइसोलेशन के पश्चात ही परमिट दिया जाना चाहिए। अगला है नियमित निरीक्षण या रेगुलर इंस्पेक्शन। क्रशर हाउस का नियमित निरीक्षण होना चाहिए कि क्या उसके सारी प्रणालियां काम कर रहे हैं या उसके कोई आवाज़ में परिवर्तन तो नहीं आया है या कोई भी प्रकार के हाउसकीपिंग संबंधी समस्याएं तो नहीं है आदि का नियमित निरीक्षण अवश्य होना चाहिए। ये सुपरवाइज़र के माध्यम से हो सकता है या फिर जो इंजीनियर्स इत्यादि जो है वो भी कभी भी निरीक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन काम में आने वाला जो टेक्निकल स्टाफ है उसके माध्यम से भी जब भी वह अपना काम शिफ्ट में शुरू करता है
तो काम शुरू करने से पहले एक बार अवश्य उसको अपने साइट में घूम करके देख लेना चाहिए कि कोई भी अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, और अबनॉर्मलिटी पाए जाने पर कंट्रोल रूम को सूचित करे, फिर वह अपना काम आरंभ करे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है फायर सेंसर्स एवं अलार्म सिस्टम। किसी भी क्रशर हाउस में अधिकतर फायर सेंसर्स लगे होते हैं कि अगर कभी आग लगता है तो उसकी सूचना कंट्रोल रूम में सीधे सीधे मिल जाती है और वहाँ पर अलार्म बजने लगता है या हूटर बजने लगता है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है वह अवश्य अच्छे से काम में रहना चाहिए। तो इस प्रकार के सिस्टम पूरी तरह से संचालित अवस्था में होना चाहिए, तभी हम बड़ी दुर्घटनाओं को समय रहते रोक सकते हैं। अगला है प्रकाश व्यवस्था। क्रशर हाउस चूंकि कोयले के डस्ट के वातावरण वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पर प्रकाश की समस्या सामान्य तौर पर दिखाई देती है। तो वहाँ पर हमेशा आर्टिफिशियल लाइट की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। कोई भी कोना कभी भी प्रकाश से रहित नहीं होना चाहिए, अन्यथा वहाँ पर दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ जाएगी और सांप इत्यादि के आने से भी वहाँ पर अन्य प्रकार की समस्या हो सकती है। इसीलिए पर्याप्त प्रकाशित प्रत्येक कोने में सभी फ्लोर में हो, इसका जरूर ध्यान रखा जाए। अगला है